चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा। करा है कि निम्नलिखित में कौन जो है ट्रू है, मतलब क्या निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, ध्यान से देखते चलिएगा कि -1/2 जो है वो क्या है, बड़ा है 1/2 से। अब खुद बताइए कि कोई भी नेगेटिव संख्या क्या पॉजिटिव संख्या से बड़ा होती है? नहीं होती। इसका मतलब क्या, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। मतलब ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव संख्या, और ये क्या है, पॉजिटिव संख्या है। तो पॉजिटिव संख्या जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव संख्या से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि नेगेटिव संख्या जो है बड़ा है वो किससे, पॉजिटिव संख्या से। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि 5 जो है वो छोटा है, 5 इज लेस देन -4। मतलब 5 जो है वो छोटा है -4 से। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि 5 जो है वो क्या पॉजिटिव नंबर है और -4 क्या है, नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर जो है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते चलिएगा, क्या दिया हुआ है कि 2/5 जो है वो बड़ा है 3/7 से। और अगर 2/5 जो है बड़ा है 3/7 से, अगर ये आपको चेक करना है तो यहाँ देखते चलिएगा 2/5 बड़ा है 3/7, ये ऑप्शन में दे रखा है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो लिखा गया है ऑप्शन में, ये सही है या गलत है। आप क्या कीजिए, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 2 × 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 5 × 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब खुद बताइए कि 14 और 15 में कौन बड़ा है। जल्दी से बताइए कि 14 और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/7 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 2/5। बट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 2/5 जो है बड़ा है 3/7 से, 3/7 से। ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। अब नेक्स्ट लास्ट, इसका मतलब अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया, चौथा ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। और यहाँ दिख भी रहा है कि -15 जो है वो क्या है, छोटा है। -15 जो है वो छोटा है किससे, 12 से। अब क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा। कह रहा है कि 5 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस डॉट 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 10 की क्यूब का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। यहाँ आप ध्यान से देखते चलिएगा, हम बताए थे समेशन ऑफ एन क्यूब। तो समेशन ऑफ एन क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और डॉट 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 प्लस एन क्यूब का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि n प्राकृतिक संख्या के क्यूब का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ दिक्कत क्या है कि अगर ये सीक्वेंस अगर 1 से स्टार्ट होता तो आप कह सकते थे कि अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो यहाँ n की जगह पे क्या रख देते, 10 रख देते और इसका आंसर निकाल लेते। बट यहाँ जो आपको दिया हुआ है वो क्या कर रहा है कि 5 से लेकर के 10 तक का जो संख्या का क्यूब का जो है योग आपसे पूछ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का क्यूब का योग आप पूछ रहा है। अगर 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का क्यूब, 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के क्यूब का अगर योग पूछता तो आप यहाँ n की जगह पे क्या रखते, 10 रखते। हम ऐसा करते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का क्यूब का योग निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, 1 से लेकर के 4 तक के संख्याओं का क्यूब निकाल लेंगे। और अगर 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के क्यूब में से 1 से लेकर के 4 तक के संख्याओं के क्यूब को हम क्या करते हैं, घटा देंगे, तो हमको 5 से लेकर के क्या पता चल जाएगा, 10 तक के, 5 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के क्यूब का योग हमको पता चल जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ लॉजिक क्या कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब
प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब का आप क्या कीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। इसका वैल्यू निकालने के बाद आप क्या कीजिए, 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस 4 क्यूब का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर इस वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को क्या कर दें, घटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, 5 से लेकर के 10 तक 5 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का क्यूब का योग आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ देखिए, अगर 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के क्यूब का अगर योग पूछेगा तो यहाँ n क्या है, 10 है। अगर इस फॉर्मूला में n के जगह पे हम 10 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 10 इंटू 11 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल होकर के क्या हो गया, 1 इंटू 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 55 और 55 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 325 के बराबर होता है। अगर किसी बच्चा को स्क्वायर निकालने में दिक्कत है तो ये ट्रिक देखिए। अगर आप इस ट्रिक को देखते हैं तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे 5 होगा, आप उसका इजीली वे में क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ देखिए इकाई स्थान पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। तो 5 का आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब 2 का अगला संख्या क्या होगा, 2 का अगला संख्या क्या है, 3 है। अब 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 25 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 625 के बराबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि 35 का स्क्वायर बताइए, तो इकाई स्थान पे 5 है तो 5 का क्या कीजिए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 3 का अगला संख्या क्या है, 4, तो 4 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब 35 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1225 के बराबर हो जाएगा। तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि हम क्या किए हैं, 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के क्यूब का योग हम निकाल लिए। वो किसके बराबर आ रहा है, 325 के बराबर आ रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 5 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का क्यूब का योग क्या होगा। हम क्या करते हैं, पहले 1 से 10 तक के संख्याओं का क्यूब का योग निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 4 तक के संख्याओं का क्यूब का योग निकाल लेंगे। यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 4। अगर यहाँ n की जगह पे 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 गुना 4 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। मतलब 5 2 गुना 5 करेंगे तो 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का क्यूब का जो योग है वो किसके बराबर निकाल के लाए हैं, 325 के बराबर। और 1 से लेकर के 4 तक के संख्याओं का योग कितना निकाल करके लाए हैं, 100 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 325 में से अगर 100 को हम क्या कर दें, घटा दें, हमको क्या पता चल जाएगा, 5 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का क्यूब का योग पता चल जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 325 माइनस 100। ये कितना हो जाएगा, 2925। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, 5 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के क्यूब का योग है। वो किसके बराबर आया है, 2925 के बराबर आया है। ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि यदि x इंटू वाई का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, जबकि x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ से ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा हुआ, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ये भी नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव संख्या क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर दो संख्या का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि यदि दो संख्या का गुणनफल 0 से बड़ा हुआ, तो अगर एक संख्या नेगेटिव है तो दूसरा संख्या को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तब ना नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
और पॉजिटिव संख्या क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दो संख्या का अगर गुणनफल 0 से बड़ा हुआ, तब उस केस में दोनों संख्या या तो पॉजिटिव होगा या दोनों संख्या क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको दूसरे तरीका से भी कह सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 से बड़ा हुआ, तो दोनों संख्या का साइन क्या होगा, सेम होगा। साइन सेम होगा का मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या दिया है ऑप्शन, कह रहा है कि x का वैल्यू 0 से छोटा है, दूसरा क्या है, y का वैल्यू 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो x नेगेटिव हो गया, अगर y का वैल्यू भी क्या है, 0 से छोटा है तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इस दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक कीजिए, कह रहा है कि x का वैल्यू 0 से छोटा है, इसका मतलब x क्या है, नेगेटिव। और y का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या, y क्या है, पॉजिटिव है। अब इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब क्या, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, 0 से छोटा हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि x का जो वैल्यू है, ध्यान से देखते चलिएगा, x का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ा है। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, x पॉजिटिव है। और y का वैल्यू 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, y नेगेटिव है। अब इस दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हुआ, इसका मतलब क्या है, ये 0 से छोटा हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, क्या कह रहा है कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और y का वैल्यू क्या है, 0। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या करा कि एक्स वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 से बड़ा हुआ, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों संख्या का साइन सेम हो। दोनों संख्या का साइन सेम हो का मतलब क्या हुआ, यदि एक संख्या पॉजिटिव है तो दूसरा संख्या को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। यदि एक संख्या नेगेटिव है तो दूसरा संख्या को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a का वैल्यू किसके बराबर है, -1/3 के बराबर है। a का वैल्यू किसके बराबर है, -1/3 के बराबर है। और b का वैल्यू -1 है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या ऑप्शन सही है। अब बताइए, पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि a का जो है वैल्यू b से बड़ा है। अब चेक करते हैं, a का वैल्यू क्या है, -1/3, ग्रेटर देन b का वैल्यू क्या है, -1। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1। अब इस दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब बताइए, -1 और -3 में बड़ा कौन है, तो -1 बड़ा है। इसका मतलब क्या कि -1 बड़ा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही। ये स्टेटमेंट सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। यदि ए का वैल्यू -1/3 है और बी का वैल्यू -1 है, उस केस में ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बी से बड़ा होगा। और कैसे हम चेक किए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा। कह रहा है कि 15 और 160 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 17 से तो विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 17 का टेबल लिख लेंगे। और वो टेबल किसके बीच में होना चाहिए, 15 और 160 के बीच में होना चाहिए। तो अगर 17 का पहाड़ा लिखिएगा तो 15 और 160 के बीच में 17 आता है। दूसरा क्या आता है, 34 आता है। तीसरा क्या आएगा, 51 आएगा। 51 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 68 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, 17 का टेबल लिख रहे हैं और ये टेबल किसके बीच में आना चाहिए, 15 और 160 के बीच में आना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 85 आएगा।
उसके बाद 102 आएगा, उसके बाद 119 आएगा, उसके बाद 153 आएगा। तो ये जो संख्या देख रहे हैं, ये सारा का सारा संख्या जो है 17 से डिविजिबल है, और ये संख्या 15 और 160 के बीच में आता है। बट यहाँ नेक्स्ट क्या दिया है कि ये भी ध्यान आपको रखना है कि वो 4 से विभाज्य ना हो। अब यहाँ देखिए 68 जो है, 68 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये तो 4 से कट जा रहा है। इसका मतलब क्या कि 68 17 से तो डिविजिबल है, 17 से तो विभाज्य है, और ये 4 से भी विभाज्य है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, 68 को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। कितना संख्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7। तो 7 ऐसी संख्या है 15 और 160 के बीच में जो 17 से विभाज्य है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। और ये लिखे कैसे, 17 का टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा, क्या कह रहा है कि 1/3 पाई 7/2 और 5 में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम किसके फॉर्मेट में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो उस केस में उस संख्या को अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए 1/3 भी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, जहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 1/3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 7/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। बट पाई जो है, पाई पाई का जो वैल्यू आता है वो पॉइंट में आता है, और ये जो पाई है, पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा कि पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a इंटू बी का वैल्यू किसके बराबर होता है, मॉड a माइनस बी के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 × 3 माइनस 5 × 7 का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा, a इंटू बी का वैल्यू यदि मॉड a माइनस बी के बराबर है, इसका मतलब 2 × 3 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 - 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, जहाँ यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, 2 है, और यहाँ बी की जगह पे क्या है, 3 है। ए को हम किससे रिप्लेस कर दिए, 2 से, और बी को किससे रिप्लेस कर दिए, 3 से। तो अब ये इस 2 - 3 का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के। और -1 का जो मॉड होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर किसी को मॉड में दिक्कत है, आप क्या कर सकते हैं, मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको मॉडुलस का कंसेप्ट समझ में आ पाए। तो ध्यान रहे, जिस बच्चा को मॉड का कंसेप्ट मालूम नहीं है वो क्या कर सकता है, पीछे वाला वीडियो जा कर के देखे, चैनल पे अवेलेबल है, ताकि इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप क्या करें, बना करके आएँ। अब यहाँ देखिए 2 × 3 का वैल्यू हम निकाल लें, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब अगर आपसे पूछे 5 × 7, तो 5 × 7 को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 5 - 7 लिख सकते हैं। अब 5 - 7 किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर। और -2 का जो मॉड होता है वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 2 × 3 -5 × 7 का वैल्यू क्या होगा। तो 2 × 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 2, क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 2 - 3। अब -5 × 7 को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 5 - 7। तो मॉड ऑफ 2 - 3 का वैल्यू क्या निकालें, 1। और मॉड ऑफ 5 - 7 का वैल्यू क्या निकालें, 2। तो 1 - 2 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, -1। क्या होगा आंसर इसका, -1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक संख्या के दुगुने में 5 जोड़ने पर योगफल जो है 21 आता है। एक संख्या के दुगुने में अगर हम 5 जोड़ने पर योगफल किसके बराबर आता है, 21 के बराबर आता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वह संख्या का, उस संख्या का आधा क्या होगा, उस संख्या का आधा क्या होगा। हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x।
उस संख्या का दोगुना, इस संख्या का x का जो दोगुना होगा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यदि 2x में हम क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे जो योगफल आता है क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, 21 के बराबर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या का आधा का मतलब क्या है कि x/2 का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, अगर 2x + 5 का वैल्यू 21 के बराबर है, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 - 5, और 2x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 21 में से 5 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 16/2। इसको अगर काटेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू अगर 8 है, तो 8/2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। इसका मतलब उस संख्या का आधा किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि a इंटू बी का वैल्यू मॉड ऑफ a माइनस बी के बराबर है, यदि a इंटू बी का वैल्यू मॉड ऑफ a माइनस बी के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 गुना 4 माइनस 6 गुना 8 का मान क्या होगा। ध्यान रहे, जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये या तो बिहार पॉलिटेक्निक या तो यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो गौर से देखते चलिएगा, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्या कर सके, बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सके। यहाँ देखते चलिएगा क्या कर रहा है कि इसी टाइप का भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a इंटू बी का वैल्यू किसके बराबर है, ए मॉड ऑफ ए माइनस बी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 3 माइनस 4 लिख सकते हैं। बस ए को हम किससे रिप्लेस कर दिए, 3 से, और बी को किससे रिप्लेस कर दिए, 4 से। तो यहाँ भी ए को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 3 से, और बी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 4 से। अब बताइए कि 3 माइनस 4 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। और इस -1 का मॉड का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। उसी तरीक़ा से अगर 6 इंटू 8 का 6 इंटू 8 का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, तो 6 इंटू 8 को लिख क्या सकते हैं, 6 माइनस 8 लिख सकते हैं। और 6 माइनस 8 जो है, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, -2। तो -2 का जो मॉड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 8 का वैल्यू क्या होगा। इस 3 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 3 माइनस 4, सॉरी मॉड ऑफ 3 माइनस 4 लिख सकते हैं। और इस 6 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 6 माइनस 8 लिख सकते हैं। ये जो मॉड ऑफ 3 माइनस 4 इसका वैल्यू किसके बराबर निकालने हैं, 1 के बराबर। और मॉड ऑफ 6 माइनस 8 का वैल्यू किसके बराबर निकालने हैं, 2 के बराबर। तो 1 में से अगर 2 को घटाते हैं इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में किसका हल अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय होगा। ध्यान में क्या रखना है कि निम्नलिखित में किसका हल अपरिमेय संख्या का समुच्चय होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका हल अपरिमेय संख्या का समुच्चय होगा। अब यहाँ देखिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या दिया हुआ, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 का वैल्यू 0 के बराबर है। इसका मतलब x प्लस 5 या तो 0 होगा या x माइनस 5 का वैल्यू 0 होगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। ये दोनों जो है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, नहीं है। इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या के समुच्चय में होगा, किसका हल अपरिमेय संख्या के समुच्चय में होगा। अब अगर x स्क्वायर का वैल्यू 3 है, तो x का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, √3 के बराबर।
और ये जो √3 आपको दिख रहा है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप इसको हल करते हैं तो x-1 का होल स्क्वायर दे रखा है, किसके बराबर है? 49/60 के बराबर। x-1 किसके बराबर हो जाएगा? +-7/4 के बराबर। इसका मतलब जब इसको भी हल कीजिएगा तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो भी परिमेय संख्या होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और यहाँ से अगर इसको हल करते हैं x² = 1 है तो x क्या हो जाएगा? √1। इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? +-1 आएगा। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा क्या कह रहा है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 5/6 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है अगर 36 है, प्राप्त संख्या अगर 36 है तो पूछा जा रहा है कि मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? तो ध्यान से देखते चलिए, किसी संख्या में से मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? x है। उस संख्या का, तो उस संख्या का मतलब x का अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 5/6 भाग क्या होगा, तो x का 5/6 भाग क्या हो जाएगा? 5x/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x/6 हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ कह क्या रहा है कि यदि किसी संख्या में से किसी संख्या का 5/6 क्या करते हैं? घटाते हैं तो प्राप्त क्या होता है? 36 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वो मूल संख्या क्या है? ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 5/6 घटाने पे प्राप्त संख्या अगर 36 है तो तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? x है। और इस संख्या में से अगर हम क्या करते हैं, उस संख्या का मतलब x का 5/6 को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या क्या हो जाता है? 36 के बराबर हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संख्या क्या है, मतलब x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते तो ये x हो गया, और 5 × x करेंगे क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा? 6। और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। अब इस दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करके हर में लिखेंगे तो 1 × 6 क्या हो जाएगा? 6। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा? 6x। और इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा? -5x इक्वल टू क्या हो गया? 36। अब 6x में से अगर 5x को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? x/6 इक्वल टू क्या हो गया? 36। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 × 6। अब इसका भी आप वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो 36 × 6 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 260 के बराबर हो जाएगा। 216 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा क्या है कि धन पूर्णांक 6a-3 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा? अब यहाँ देखिए, जैसे अगर 2 से जस्ट पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या है? 1। अगर यहाँ से यहाँ आपको पहुँचना है तो क्या करते हैं? 1 घटा देते हैं। उसी तरह से अगर इसके जस्ट पहले वाला अगर आपको धन पूर्णांक पूछा जा रहा है तो 6a-3 में से आपको क्या घटा देना है? 1 को क्या करना है? घटा देना है। तो 6a-3 में से अगर आप 1 को घटाएँगे तो क्या आ जाएगा? 6a-4 आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि कोई संख्या अपने 2/5 से 25 अधिक है। कोई संख्या अपने 2/5 से कितना अधिक है? 25 अधिक। तब आपसे पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या होगा? तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? x है। तो इस संख्या का अगर 2/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x/5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है कि कोई संख्या अपने 2/5 से 25 अधिक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें हम क्या कर दें? 25 ऐड कर दें, 2x/5 में अगर 25 ऐड कर दें, ये अपने संख्या के बराबर हो जाएगा। अपने संख्या के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं?
इस टर्म को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लाते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1। फिर से इसको क्या कीजिए, हर में लिख लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5x, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो गया 25। अब 5x में से अगर 2x को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, अपॉन में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अब इसका अगर वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो गया 25 गुना 5, तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 25 × 5 अपॉन में 3 के बराबर हो जाएगा। तो 25 × 5 क्या हो जाएगा 125 अपॉन में 3। वो संख्या x का वैल्यू क्या है 125/3। तो वही पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या, मतलब x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना निकाले हैं 125 अपॉन में 3। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धन पूर्णांक नहीं है। अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धन पूर्णांक नहीं है, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ जो 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। 2 भी क्या है धन पूर्णांक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, -1 × -2 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और ये भी क्या है धन पूर्णांक है। और -8 × -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, और ये भी क्या है धन पूर्णांक है। बट 3√2 जो है वो धन पूर्णांक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 8 की पावर x+1 का वैल्यू 64 है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 की पावर 2x+1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 की पावर क्या लिखा हुआ है x+1 लिखा हुआ है, और ये जो आपको 64 है, तो 64 को भी आप क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 64 के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये दोनों आपस में सेम है तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x+1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 - 1 किसके बराबर हो जाएगा 1। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 3 की पावर 2x+1 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ x की जगह पे अपन क्या पुट कर सकते हैं 1 पुट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 × 1 प्लस का 1। अब यहाँ देखिए 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 27 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि 8 की पावर x+1 का वैल्यू 64 है, तो 3 की पावर 2x+1 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 27 के बराबर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ क्या दिया है कि दो संख्या a और b का गुणोत्तर माध्य 8, गुणोत्तर माध्य क्या है 8 है, और उनका हरात्मक माध्य किसके बराबर है 6.4 के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या होगा। तो गुणोत्तर माध्य को ही क्या कहते थे ज्योमेट्रिक मीन कहते थे, और ज्योमेट्रिक मीन का जो हम फॉर्मूला बताए थे जीएम 2 नंबर का जीएम किसके बराबर होता है √√AB के बराबर होता है। इसका हम प्रूव्ड भी बताए थे। अगर किसी बच्चा को ये मालूम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं पीछे जा करके वीडियो का प्लेलिस्ट देखिए, ताकि इस चैप्टर में जो भी हम कंसेप्ट यूज किए हैं उसमें आपको किसी भी टाइप का क्या हो प्रॉब्लम ना हो।
हम क्या बताए थे कि ज्योमेट्रिक मीन का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, रूट अंडर ए बी के बराबर होता है। और हार्मोनिक मीन मतलब क्या, हरात्मक मार्ग, 2 नंबर का हरात्मक मार्ग का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 2ab अपॉन में a प्लस बी के बराबर होता है। 2ab अपॉन में a प्लस बी के बराबर होता है। ध्यान से देखते चलिएगा, जहाँ पे a और b क्या है, 2 नंबर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो संख्या a और b का गुणोत्तर माध्य किसके बराबर है, 8 के बराबर है। मतलब रूट अंडर ए बी का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 8 के बराबर दे रखा है। और हरात्मक माध्य किसके बराबर दे रखा है, 6.4 के बराबर दे रखा है। मतलब क्या कि 2ab अपॉन में a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 6.4 के बराबर दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वो संख्या क्या है, मतलब a का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, और b का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखते चलिएगा, क्वेश्चन तो अब समझ में आ गया होगा कि रूट अंडर ए बी का वैल्यू 8 है और 2ab अपॉन में a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर है, 6.4 के बराबर है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखते चलिए कि अगर हम बताते हैं कि रूट अंडर ए बी का वैल्यू 8 है, इसका मतलब ए बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ से देखते चलिएगा, अगर ये रूट अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 इंटू ए बी का वैल्यू किसके बराबर है, 64 के बराबर है, अपॉन में क्या है ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.4। हम क्या किए हैं, 2ab अपॉन में a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर है, 6.4 के बराबर है। और यदि रूट अंडर ए बी का वैल्यू 8 के बराबर है तो ए बी का वैल्यू हम किसके बराबर निकाल लिए हैं, 6.4 के बराबर 64 के बराबर निकाल लिए हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ हमको ए बी दिखेगा वहाँ पे हम क्या कर सकते, पुट कर सकते हैं, 64 पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 64 अपॉन में ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 6.4 के बराबर आ गया। तो अगर हम यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालना चाहें, अब ए बी को उधर ट्रांसफर कर देंगे और 6.4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 इंटू 64 अपॉन में 6.4। अब अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 20। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। आपको ये भी पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab के बराबर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मेरा टारगेट क्या है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ए प्लस बी का वैल्यू हमको पता है, अगर हम ए माइनस बी का भी वैल्यू निकाल लें तो उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते चलिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab के बराबर होता है। अभी आप निकाल चुके हैं कि ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 20। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए बी का वैल्यू किसके बराबर निकालें, 64 के बराबर निकालें, ये हो गया 64। अब 20 का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 400 के बराबर। और 64 गुना 4 कीजिएगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 256 के बराबर। तो 400 माइनस 256, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर। मतलब क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 144 के बराबर है। तो ए माइनस बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी 12 के बराबर। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो ए प्लस, यहाँ देखते चलिएगा, ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकाले हैं, 20 के बराबर। और ए माइनस बी का जो वैल्यू निकालने हैं वो किसके बराबर निकाले हैं, 12 के बराबर। जब इस दोनों इक्वेशन को अपन ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, 2a। 2a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 32। तो ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर। अगर ए का वैल्यू 16 है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लिए, ए का वैल्यू भी निकाल लिए हैं और बी का भी वैल्यू निकाल लिए।
और यही क्वेश्चन में कह भी रहा है कि यदि दो संख्याओं ए और बी का गुणोत्तर मान 8 है और हरात्मक मान 6.4 है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए का मान और बी का मान क्या होगा। ए का मान जो होगा 16 होगा और बी का जो मान होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो क्लियर हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। पूछा जा रहा है कि धन पूर्णांक 6x+5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। तो अगर ठीक पहले अगर आने वाला धन पूर्णांक पूछा जा रहा है तो आप क्या कीजिए, दिए हुए धन पूर्णांक में से एक घटा लीजिए। अगर ठीक बाद वाला अगर पूछा जाता तो हम क्या करते, इसमें एक ऐड कर लेते। तो 6+5 में से अगर हम एक को घटा लेते हैं क्या आ जाएगा, 6+4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6+4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। कह रहा है कि 1,4,16,64 का नमा पद क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है और इस सीक्वेंस का नमा पद क्या होगा, मतलब नाइन्थ टर्म इसका क्या होगा। तो सबसे पहले अगर किसी भी सीक्वेंस का आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है, हम ये चेक करते हैं कि वो सीक्वेंस जो है किस में है, एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। तो हम अगर इस चीज़ को चेक करना है तो यहाँ देखते चलिएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। सीक्वेंस देखिए किस तरह से दिया हुआ है, 1 4 16 64 डॉट डॉट, इस तरह से सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है। तो अगर इस सीक्वेंस का आपको नमा पद निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस सीक्वेंस का नेचर चेक करना है। ये ये जो है सीक्वेंस समांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है या हरात्मक श्रेणी में है। अब हम क्या बताए थे, अगर इस 4 में अगर 1 से डिवाइड कीजिए तो 4/1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यदि इस 60 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगले संख्या को क्या करते हैं, पिछले संख्या से डिवाइड करते हैं, तब पर भी इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर। और 64 में अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तब पर भी इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, इस सीक्वेंस का सेम है। हम क्या बताए थे, आप किसी भी सीक्वेंस को कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस जीपी में है, कब, जब उस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो क्या हो, सेम। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि कॉमन रेशियो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। सब जगह 4 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये सीक्वेंस किसमें है, जीपी में। किसमें है, जीपी में। और यदि अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है तो उसका nth टर्म का जो फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, a × r⁻n−1। आर क्या था, कॉमन रेशियो था, ए क्या था, फर्स्ट टर्म था, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म था। तो यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है कि नमा पद क्या होगा। तो यहाँ nth टर्म की जगह पे हम क्या रख देंगे, 9। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 इंटू आर। ये जो आप निकाल रहे हैं यही इसका क्या है, कॉमन रेशियो है। आर का वैल्यू यहाँ किसके बराबर आया है, 4 के बराबर आया। 4 इंटू एन, यहाँ नंबर ऑफ टर्म, यहाँ देखिए nth टर्म पूछ रहा है तो यहाँ जो देखिए यहाँ n की जगह पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नमा पद क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, 9 -1। आर का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 की पावर 9-1। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 की पावर 9-1 क्या हो जाएगा, 8। और किसी भी संख्या में एक से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उससे तो उस संख्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इंटू 4 की पावर 8 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4 की पावर 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 8। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 8 और 4 की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा यदि दो धनात्मक संख्या के समांतर गुणोत्तर और हरात्मक माध्य, यदि दो धनात्मक संख्या के समांतर गुणोत्तर और हरात्मक माध्य क्रमशः AGH है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन सही होगा ये हम बता चुके हैं कि ए का जो वैल्यू होता है वो किससे बड़ा होता है? जी से, और जी का वैल्यू जो है वो किससे बड़ा होता है? एस से। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति में, वहाँ पे जाकर के आप इस कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इसका लिंक इस टॉपिक का वीडियो का लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है थ्योरी से, आप क्या करें, जा करके उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1 और 1000 के बीच कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 से भी डिविजिबल होगा? ध्यान से देखते चलिएगा, क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के 1000 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है जो क्या हो, 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हम क्या बताए थे, आप कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब उस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 0 हो या क्या हो, 5। इसका मतलब क्या कि 5 भी क्या है, 1 और 1000 के बीच है, 10 भी क्या है, 1 और 1000 के बीच है, 15 भी क्या है, 1 और 1000 के बीच है, जो कि क्या है, 5 से डिविजिबल है। 20 भी है, 25 भी है, डॉट 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 कहाँ तक, 9000, सॉरी 995। ये जो आपको दिख रहा है ये संख्या 1 और 1000 के बीच भी है और ये 5 से डिविजिबल भी। अब पूछ रहा है कि ये जो संख्या आप लिख रहे हैं ये कितना संख्या है, इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। आप यहाँ देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, एक सीक्वेंस की तरह दिख रहा है। अगर इस सीक्वेंस का अगर हमको नेचर पता चल जाए कि ये एपी में है या जीपी में है या एचपी में है, तब आप क्या कर सकते हैं, इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म कितना है ये आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखते चलिएगा, यहाँ क्या है, 5 है और यहाँ क्या है, 10 है। इसका मतलब क्या, अगला संख्या में से अगर पिछले संख्या को घटाते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर। और 15 में से अगर 10 को घटाते हैं तब पर भी वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर। और 20 में से अगर 15 को घटाते हैं तब पर भी इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर। और 25 में से अगर 20 को घटा रहे हैं तब पर भी इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 5 के बराबर। तो ये जो घटा करके हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसी को हिंदी में क्या कहते थे, सार्व अंतर, जिसको अपन किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे, डी से। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में। और हमको पता है कि में एपी का अगर टर्म आपको कितना टर्म है ये आपको फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला आपको क्या है, मालूम है। nth टर्म ऑफ एपी जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, मतलब पदों की संख्या कितना है। तो ये एन पूछा जा रहा है। तो ये जो टी एन है वो क्या है, लास्ट टर्म है। यहाँ इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या है, 995। और फर्स्ट नंबर क्या है, ए। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, प्लस एन। एन हमको फाइंड आउट करना है कि कितना ऐसा संख्या है जो कि 5 से डिविजिबल, इंटू डी। डी का वैल्यू आप कितना निकाल रहे हैं, 5। अब यहाँ देखते चलिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 995 इक्वल टू 5 प्लस इस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5n। और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5n का वैल्यू, टी एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। टी एन का वैल्यू क्या है, मतलब लास्ट टर्म क्या है, 995 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, एन क्या है,
फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आप कितना निकालने हैं 5। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 5n का वैल्यू किसके बराबर होगा 995। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 995 अपॉन में 5। तो इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 199 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 199। या अगर ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसको और क्या कर सकते हैं, यहाँ देखते चलिएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि nth टर्म क्या मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, तो nth टर्म ऑफ एपी क्या है 995 है, प्लस ए का वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ प्लस नहीं होगा इक्वल टू होगा प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ देखिए इस ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 995 में से 5 को घटा देना है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा n-1 इंटू डी का वैल्यू किसके बराबर निकालना है 5 के बराबर। और ये क्या हो जाएगा 990 इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 इंटू 5। इसका मतलब n-1 इंटू 5 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा 990 के बराबर। तो n-1 का जो वैल्यू हो जाएगा 990 अपॉन में 5, तो 990 अपॉन में 5 का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 198 के बराबर। n-1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया 198 के बराबर। n का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 198 प्लस 1, तो 198 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 199 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और 1000 के बीच कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। कितनी है ऐसी संख्या जो 5 से डिविजिबल होगा 199। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, क्या कह रहा है कि a-2 तथा 3a किसमें है एपी में है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि a का मान क्या होगा। तो यहाँ देखते चलिएगा, हम क्या बताए थे प्रॉपर्टी में कि यदि ए बी सी किसमें है एपी में है, किसमें है एपी में है, तो 2b का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाता है AC के बराबर हो जाता है। मतलब b का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा a प्लस सी बाई 2 के बराबर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लें। जो बच्चा थ्योरी का क्लास नहीं देख करके आए हैं कृपया करके जा करके देख लें, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकें बना सकें एग्जाम में। अब इसी को एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। हम मान लेते हैं कि एक सीक्वेंस है 1 2 3। ये जो 1 2 3 दिख रहा है ये सीक्वेंस किस में है एपी में है, क्योंकि अगर इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो 2 मिल जाएगा और इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो किस में है एपी में है। अब इस संख्या ये जो आपको संख्या दिख रहा है 2 जो है वो किसके बराबर इस दोनों संख्या के योग के आधा के बराबर है। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 4/2 क्या हो गया 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर a-2 और 3a किसमें है एपी में है, तो a-2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा a प्लस 3a बाई 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। हम इसी कंसेप्ट का यूज किए हैं और ये प्रॉपर्टी हम कहाँ बताए थे जब संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे। और संख्या पद्धति में क्या पढ़ा रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहे थे। उस समय में हम बताए थे कि यदि ए बी सी एपी में है तो बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा a प्लस सी बाय 2 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या किए हैं, a-2 का जो वैल्यू है, मतलब क्या कि बीच वाला जो है वो किसके बराबर होता है, इस बीच वाले के दोनों साइड जो है उसके समेशन के आधा के बराबर होता है बीच वाला। इसी कंसेप्ट का यूज किए, यहाँ दिख रहा होगा ये जो आपको कंसेप्ट दिख रहा है, इसी कंसेप्ट का यूज किया और इसी को हम एग्जांपल के थ्रू भी आपको क्या किए, प्रूव करके दिखाएं। यदि ए बी सी किस में है, एपी में है, तो उस केस में टू बी का वैल्यू किसके बराबर होता है, ए प्लस सी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या कि बी का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस सी बाय टू के बराबर होता है। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या किए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। यहाँ पे हम क्या बताए हैं कि यदि ए-2 और 3a किस में है, एपी में है, तो a-2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a+3a बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो a+3a का जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, तो 4a अपॉन में 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2a। इसका मतलब क्या हुआ कि a-2 का वैल्यू किसके बराबर है, 2a के बराबर है। तो अगर a-2 का वैल्यू 2a के बराबर है, तो अगर हम इस a को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a माइनस ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 2a में से अगर a को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। तो a का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड देखिए, हम क्या बताए थे कि यदि कोई सीक्वेंस एपी में है तो उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या कर रहे हैं, यदि किसी सीक्वेंस का, अगर कोई सीक्वेंस जो है वो किस में है, एपी में, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, इसका मतलब ये हुआ कि उस सीक्वेंस का जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि a-2 और 3a ये एक सीक्वेंस है, और ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये किस में है, एपी में। किसमें है, एपी में। अगर ये सीक्वेंस एपी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि a-2 में से अगर हम a को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सार्वंतर d का वैल्यू हो जाएगा। और 3a में से अगर हम किसको घटा लें, a-2 को घटा लें, तब पर भी ये क्या होगा, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस होगा। इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो a-2 माइनस ए का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3a माइनस a-2 के बराबर हो जाएगा। अब अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो a-2 और यहाँ क्या है, -a है, और इधर क्या हो जाएगा 3a, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ देख रहे हैं ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा है, -2। और 3a में से 3a में से अगर हम क्या करें, a को घटाते हैं तो 2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब +2 आ जाएगा। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, -2 -2 क्या हो जाएगा, -4। आप क्या देख पा रहे हैं कि 2a का वैल्यू किसके बराबर है, -4 के बराबर। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 अपॉन में 2 के बराबर। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 के बराबर। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस मेथड का यूज करके अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप इसी का प्रॉपर्टी ध्यान में रखते हैं कि यदि ए बी सी कोई सीक्वेंस एपी में है तो बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, a+c/2 के बराबर होगा। अगर इस कंसेप्ट का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बहुत कम समय में क्या हो जाएगा, बन भी जाएगा, और कैलकुलेशन भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जिस मेथड से आप बनाना चाहें इस प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं। हम क्या किए, दोनों मेथड का डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा। कह रहा है कि एपी में प्रथम पद 6 है, किसी एपी का प्रथम पद क्या है, 6 है, तथा उसका माध्य अंतर जो है 5 है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि 11वां पद क्या होगा। मतलब क्या कि कोई सीक्वेंस एपी में है और उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, प्रथम पाद क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, और माध्य अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, माध्य अंतर या सार्वंतर कह लें, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 5 के बराबर दे रखा है।
आपसे पूछ रहा है कि T11 मतलब 11वां पद का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि यदि कोई सीक्वेंस एपी में है तो उस सीक्वेंस का nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो यहाँ n के जगह पे क्या क्या पूछ रहा है, T11 का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब n को हम किससे रिप्लेस कर दिए, 11 से। तो इस यहाँ पे भी n को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 11 से। और फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दे रखा है किसके बराबर, 6 प्लस एन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू किसके बराबर है, 5। तो T11 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 प्लस, अगर 11 में से 1 को घटा देते हैं 10, 10 गुना 5 करेंगे क्या हो जाएगा, 50। तो 50 प्लस को क्या हो जाएगा, 56। तो T11 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 56 के बराबर आ गया। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि एक ये जो आपको दिख रहा है 72, 63, 64, ये यहाँ एक्चुअल में होना क्या है, 72, 63, 64 डॉट 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 ये सीक्वेंस दिया हुआ है। और ये जो सीक्वेंस है ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये किसमें है, एपी में है। किसमें है, एपी में है। तब आपसे पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस का कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा पद जो होगा शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो एनवा पद है जो है वो क्या है, शून्य है। मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस का एनवा पद क्या है, शून्य है। क्या मान ले रहे हैं कि एनवा पद इस सीक्वेंस का किसके बराबर है, शून्य के बराबर, 0 के बराबर है। अब बताइए इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, ए का वैल्यू किसके बराबर है, 72 के बराबर है। और कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, अगला संख्या में से पिछला संख्या को घटा लेते हैं। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 63 माइनस 72। तो 63 माइनस 72 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या बताए थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम मान लेते हैं कि nवा पद जो है वो किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। फर्स्ट टर्म क्या है, 72, और n का वैल्यू क्या है, आपको निकालना है कि कौन सा पद जो है वो शून्य के बराबर है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 प्लस, ध्यान से देखते चलिएगा, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 72 प्लस एन माइनस 1 इंटू -9 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 9n का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दे क्या। यहाँ हो जाएगा 9, एन का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 81 के बराबर हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, इस सीक्वेंस का नवा पद जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। तो चलिए अगली क्लास में हम लॉगरिथम चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।